Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School Maharajganj. Students, today we are going to discuss class 9th history chapter 2 part 2 and the chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, before this we have also discussed about the topic the age of social change, liberals, radicals, conservative industries and social change, socialism in Europe, support for socialism. Students, now in this video we have to discuss the Russian Revolution, economic and society, socialism in Russia, the 1905 revolution, bloody Sunday. Okay students, let's start this video. The Russian Revolution. In 1914, Tsar Nicholas II ruled the Russian Empire. Economy and society. Most of the Russian population, about 85%, were agriculturalist industries were being set up, which was mostly private property of industrialists. Workers were divided into groups, but they did unite to strict work when they were dissatisfied. Peasant had no respect for nobility, very unlike the French peasant. Russian peasants were the only peasant community which pooled their land and their commune divided it. Students, let's start this topic in the proper way. The Russian Revolution यानी रूस की क्रांति यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक। रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों को हम लोग ढूंढेंगे किसमें? रशियन रेवोल्यूशन में, यानी रूसी साम्राज्य, रूस की क्रांति। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस II का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी यानी अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि रूस में था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी तकरीबन 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। रूस में बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। तो ये स्टूडेंट था इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब सेकेंड टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Socialist Democratic Labour Party was formed in 1898. It struggled to give peasants their right over land that belonged to nobles, as land was divided among peasants periodically, which makes them natural socialist, and it was felt that peasant and not worker would be the main source of the revolution. But Lenin did not agree with this, as he felt that peasants were not one social group. The party was divided into Bolshevik and Menshevik. Okay students,
टॉपिक इज हियर सोशलिज्म इन रशिया, यानी रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं, यानी इलीगल थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था, यानी इसको हम लोग रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी भी कह सकते हैं। सरकारी आतंकी के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम को भी आयोजित किया। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप में समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस की ग्रामीण इलाकों में समाजवाद काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दिए जाएं। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी पर गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन दो पार्टियां थी, एक था बोल्शेविक, एक था मेंशेविक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट the 1905 revolution, bloody Sunday, First World War and the Russian Empire, February Revolution in Petrograd events. This topic will be complete in the next video. So thank you.